नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, एक ऐसे मुद्दे से जो मुद्दा वाकई चर्चाओं का विषय बना हुआ है और सबसे बड़ी खबर है अपर्णा यादव को लेकर। जी हां, हम अपने दर्शकों को अपर्णा यादव से जुड़ी बड़ी खबर पर लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि क्या निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में गिर जाएगी योगी सरकार। क्या बीजेपी में जो तमाम तरह से नेताओं के हम बयान देख रहे हैं, चाहे मैं बात कर लूँ केशव प्रसाद मौर्य की, ब्रजेश पाठक की या अपर्णा यादव नाराज चले, तो इन विधायकों की, इन नेताओं की नाराजगी क्या योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी खास बने हुए, बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी में शुरू ही बगावत, निकाय चुनाव से पहले बीजेपी में इस हालत को क्या देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि निकाय चुनाव का मुद्दा कोर्ट में भी है। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ लगातार मीडिया चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं। आप देखिए अभी कौन से चुनाव आ रहे हैं, कोई भी चुनाव नहीं है। निकाय चुनाव की अगर बात करें तो निकाय चुनाव भी अप्रैल और मई में है। चुनाव टाल दिए गए, लेकिन अब आज तक देख लीजिए आप, यहाँ पर इंडिया टुडे, तमाम जो चैनल है, यहाँ पर किसी भी चैनल को उठाकर देख लीजिए, लगातार योगी आदित्यनाथ नोएडा में है और एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पर राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ये खोज रहे हैं, जनता तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं कि निकाय चुनाव तो जीतना ही है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज याद होगी राहुल सर कि लगातार देखा जाए तो चाचा शिवपाल की बात कर लो, यहाँ पर अखिलेश यादव की बात कर लो, ये लोग निकाय चुनाव को निकाय चुनाव नहीं समझ रहे हैं। इनको पता है कि निकाय चुनाव तो हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनपुरी और खतौली का कॉन्फिडेंस इनके पास है, लेकिन पूरा ध्यान यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर है। 2024 की तरफ ध्यान केंद्रित कर रखा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे गठबंधन करना पड़े, चाहे पूरे विपक्ष को एक होना पड़े, 2024 में यहाँ पर जड़ें मजबूत करना और ये दिखाना है कि बीजेपी पार्टी को हराना है। इसलिए यहाँ पर देखा गया है कि अखिलेश यादव लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर देखना कि क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि निकाय चुनाव के पहले ब्रजेश पाठक, अभी आप मैंने खबर की है कि ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए, ये कौन सा इशारा है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर देखी कि अखिलेश यादव ने खुद यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों का ऑफर दिया था। यानी कि अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी के किले को गिराना है, तो बीजेपी जैसी राजनीति करनी पड़ेगी, यानी कि टिट फॉर टैट जैसी राजनीति। तो अखिलेश यादव आए दिन ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से जो है बीजेपी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को संभालने का काम करते हैं, नेतृत्व करने का काम करते हैं, वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। ऋतिक, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि हम बीजेपी में जिस बगावत को देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि भाई भेदभाव हो रहा है, जातिगत राजनीति होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में, उन्होंने जातिगत राजनीति को लेकर बात की है। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंतर्गत जो जातिगत राजनीति हो रही है या मंत्रियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, क्या ये एक और बड़ा मुश्किल बीजेपी के लिए है? राहुल सर, मैं बताऊं कि राजनीति होना चाहिए, राजनीति राज करने की नीति, लेकिन राजनीति में आप विशुद्ध राजनीति की दास्तान में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुर्सी का खेल बिगड़ जाता है, जनता के सामने आपकी छवि खराब हो जाती है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं क्योंकि जातिगत भेदभाव करना बिल्कुल ठीक नहीं है, मतभेद करना बिल्कुल ठीक नहीं है, पक्षपात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऊंच नीच की भावनाओं को रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घूंघट जैसी प्रथा जो पहले समाप्त करने की बात कही गई थी, आज भी देखा जाए तो लगातार घूंघट डाला जाता है। यानी कि महिलाएं इतना बड़ा घूंघट डाल के गांव में जाती हैं, कुएं से पानी भरती हैं, कई बार ठेवा लग जाता है, कई बार जो है गिर भी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे लिए सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की आप बात करते हैं। तो ये भावनाएं आपकी प्रतिलक्षित क्यों हो रही हैं, ये भावनाएं आपकी धूमिल क्यों हो रही हैं? मैं कहता हूं कि राजनीति आप मुद्दों पर कीजिए। आप महंगाई के मुद्दे पर आइए, जनता आपको वोट करेगी। आप रोजगार के मुद्दे पर आइए, जनता आपको वोट करेगी। लेकिन आप जाति, धर्म, हिंदुत्व, सनातन, तमाम और धर्मों को लेकर अगर राजनीति करते हैं, ठीक नहीं है। सभी धर्म एक हैं, सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा धर्म है। सब धर्म संभाव की भावना मेरे हिसाब से तमाम राजनीतिक पार्टियों में, बीजेपी में और जो और पार्टियां सभी में होना चाहिए जी। और देखिए, बाकायदा लगातार अगर हम बात करें तो हम चुनावों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगला साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव है, वो है राजस्थान, वो है मध्य प्रदेश, वो है छत्तीसगढ़। और तो और हम ये देख रहे हैं कि चाहे असम हो, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो चुनाव से पहले क्या बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें दिख रही है? लेकिन एक सवाल ऋतिक ये भी रहेगा कि समाजवादी पार्टी इन दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है, शिवपाल यादव को जगह मिलती है, आजम खान को जगह
जगह मिलती है या राम गोपाल को जगह मिलती है, तो आने वाले वक्त में अगर बीजेपी से कई बड़े नेता टूट कर आते हैं सपा में, तो उन्हें भी ऐसे ही बड़ा रोल मिलेगा जैसे स्वामी प्रसाद को मिला? ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से जो है सनातन धर्म की बात पर विशुद्ध राजनीति की, उसके साथ देखा जाए तो रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की, हनुमान जी महाराज को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ अगर देखा जाए तो ब्राह्मण पंडितों को लेकर अभद्रवाद की, इसके बावजूद भी उनको वही ओहदा मिला जो चाचा शिवपाल यादव को मिला। आजम खान हेट स्पीच के मामले में पकड़े जाते हैं, विधायकी चली जाती है, विधायकी के साथ साथ आपने देखा किस तरीके से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाता है, रामपुर हार जाते हैं और तो और मेनपुरी खतौली चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि अखिलेश यादव और जो आजम खान है उनका आंतरिक कलह भी देखा गया कि अब भाई ये एम समीकरण कैसे बचा पाएंगे। इसके बावजूद भी शिवपाल यादव के आगे जो है आजम खान का नाम रखा गया। तो अखिलेश यादव ये चीज समझ रहे हैं कि हमारे नेता कुछ भी गड़बड़ करें, हम अपने नेताओं को जगह इसलिए देंगे क्योंकि ये नेता हमारी जड़ों को मजबूत करने का काम करेंगे, वोट जोड़ने का काम करेंगे। देखिए ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि टिट फॉर टैट की राजनीति, अगर यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता, चाहे अजय मिश्रा टैनी हो, चाहे आशीष मिश्रा टैनी हो, या फिर ब्रजभूषण की बात कर लो, श्रीकांत त्यागी की बात कर लो, जब इन नेताओं को बचाने का काम बीजेपी पार्टी कर सकती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य, आजम खान जैसे नेताओं को क्यों नहीं बचाएगी समाजवादी पार्टी? तो टिट फॉर टैट की राजनीति हालांकि चल रही है। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी एक सवाल मेरा रहेगा। अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ईवीएम को लेकर कहती कि भाई ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में घोटाला होता नजर आ रहा है, तो क्या ईवीएम की वजह से भी बीजेपी आज जीत रही है, इसलिए विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से बंद होना चाहिए चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए ईवीएम बहुत गहरा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि ईवीएम में सारे जो राजनेता होते हैं, सारी जो पार्टियां होता है, उनका भविष्य सुरक्षित होता है। जनता अपना मतदान करके आती है, उस मतदान पर कहीं ना कहीं सबका ध्यान केंद्रित होता है और एक कॉन्फिडेंस सर होता है। जब कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो उस बच्चे को पता होता है कि मेरे 99% आने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने 100% तैयारी की है। जब वो 99 सोचता है सर, तो उसके कम से कम 80-90% मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने इतनी तैयारी की है। यही सेम स्थिति जो है चुनावों में देखी जाती है। मैं मायावती का जिक्र कर लूं, अखिलेश यादव का जिक्र कर लूं, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, राज्य दल हैं, ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद तमाम सर्वे भी हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेता को पता चल जाता है कि हमारे इस क्षेत्र में इतना वोट हमें मिलता है। लेकिन उसी क्षेत्र में जिसको गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी की बात कर लो या किसी अन्य पार्टी की बात कर लो, जहां अनुमान लगाया जाता है कि 10 में से 5 वोट मिलेंगे, 10 में से 2 वोट मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ईवीएम पे इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि अगर ईवीएम आप हटा देंगे, जो ईवीएम को अगर आप दूर कर देंगे, बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाएंगे, तो वोटों की गिनती सबके सामने होगी। तो तमाम चीजें हैं, ईवीएम एक गहरा मुद्दा है, इस पर चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ईवीएम एक गहरा मुद्दा है और क्या आने वाले वक्त में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या चुनाव सही तरीके से होंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।